हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बीएस और एमएससी क्लासेस के लिए है। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग आज का आर्टिकल है और उसका नेम है जी मैक्सवेल टेंटेटिव इक्वेशंस। मैक्सवेल टेंटेटिव इक्वेशंस आज हम इनको स्टडी करना है। ये 4 इक्वेशंस हैं। आज की इसके लेक्चर में हम 2 इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टडी कर लेते हैं कि ये मैक्सवेल इक्वेशंस टेंटेटिव इक्वेशंस क्यों बनाई गई। कहता है जी, ये जो मैक्सवेल टेंटेटिव इक्वेशंस हैं ये बेसिक इक्वेशंस हैं किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स कह लें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ये क्या है? बेसिक इक्वेशंस हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इन इक्वेशंस को स्टडी करने के लिए हमें एक कलेक्शन चाहिए थी डिफरेंट लॉज की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो कलेक्शन इन इक्वेशंस के लिए इकट्ठी की गई उसमें गाउस लॉ भी ओबे होता है, फैराडेज लॉ भी ओबे होता है और एम्पेयर्स लॉ भी ओबे होता है। ये सारे लॉ यहाँ पर क्या होंगे? ओबे होंगे। अब सवाल ये है कि गाउस लॉ में गाउस लॉ हमने इस्तेमाल करना है किसके लिहाज से? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं गाउस लॉ में हम क्या मालूम करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या मालूम करते हैं जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या मालूम करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये दोनों हमने यहां पर क्या करने हैं? स्टडी करने हैं। यानी कि मैक्सवेल टेंटेटिव इक्वेशंस के अंदर गाउस लॉ को इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिक के लिहाज से भी और मैग्नेटिक के लिहाज से भी। फिर हमने इनकी कौन सी फॉर्म्स पढ़ी? हमने इनकी डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ी और क्या पढ़ी? इंटेग्रल फॉर्म भी पढ़ी। ये भी हमने यहां पर क्या करनी है? मैक्सवेल टेंटेटिव इक्वेशंस के अंदर इस्तेमाल करनी है। इट मीन गाउस लॉ को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिहाज से भी इस्तेमाल करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिहाज से भी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी डिफरेंशियल फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंटीग्रल फॉर्म भी हमने इस्तेमाल करनी है। और दूसरी बात, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को भी स्टडी करना है और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हमने क्या करना है? यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हमने इस्तेमाल करना है यहां पर डिफरेंशियल फॉर्म में भी और इंटीग्रल फॉर्म में भी। नेक्स्ट है जी हमारे पास फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में हम क्या पढ़ते हैं जी? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब हम किसी भी एरिया में फ्लक्स को चेंज करते हैं तो फ्लक्स को चेंज करने से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। और हम स्टडी कर चुके हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम के इक्वल होती है। इसको मजीद भी हम क्या करेंगे? मैक्सवेल टेंटेटिव इक्वेशंस के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जी एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ में हम किसको स्टडी करते हैं जी? करंट को स्टडी करते हैं। किस में से? कंडक्टर में से। कि कंडक्टर में से अगर हम करंट गुजारेंगे, लेकिन यहां पर जो भी हमने कंडक्टर लेना है वो लूप की फॉर्म में होगा। इन 3 केसेस में गाउस लॉ, फैराडेज लॉ और एम्पेयर्स लॉ में हमने सरफेस क्लोज ही लेनी है। वो कभी हमने वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है, कभी मैग्नेटिक मालूम करना है, कभी हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करनी है और कभी हमने क्या करना है जी? इनक्लोज्ड करंट मालूम करना है। किस में से? कंडक्टर में से। तो इन तीनों लॉज के लिए हमारे पास क्लोज सरफेस का होना जरूरी है। नेक्स्ट है जी कि मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्या है? इक्वेशंस हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कंप्रिहेंसिव और सिमेट्रिकल थ्योरी पेश करती हैं। कौन कौन सी? कंप्रिहेंसिव और सिमेट्रिकल। यानी कि यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिमेट्री को भी क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। और इन इक्वेशंस के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिमेट्री को भी स्टडी जरूर करेंगे। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, अगर ये सिमेट्री का बहुत अहम पार्ट हैं, सिमेट्री के लिहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत अहम पार्ट है, तो इनको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको रेडियो वेव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या माइक्रोवेव ओवंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब कहता है जी जो मैक्सवेल टेंटेटिव इक्वेशंस हैं ये कब इस्तेमाल की जाएंगी? कि अगर हम गाउस लॉ इस्तेमाल करें
या हम क्या इस्तेमाल करें, फैराडेज लॉ, और क्या इस्तेमाल करें, हम पेयर्स लॉ। तो हमारे पास जो मैक्सवेल टेंटेटिव इक्वेशंस बनेगी वो कब इस्तेमाल करेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ मीडियम, यानी कि हम यहाँ पर कोई मीडियम या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई पोलराइजेशन नहीं होगी। इसको आप यहाँ पर नोट कर लें, नो पोलराइजेशन, कोई पोलराइजेशन नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि मैक्सवेल टेंटेटिव इक्वेशंस कब इस्तेमाल की गई, पहले इनको इस्तेमाल किया गया कि इसके अंदर मीडियम मौजूद नहीं था, यानी कि कोई पोलराइजेशन नहीं हो रही थी। बाद में इक्वेशंस हम स्टडी करेंगे उनमें मीडियम भी होगा, लेकिन उनका आंसर क्या होगा, डिफरेंट। आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर कोई मीडियम मौजूद नहीं है, यानी कि हमने इसको किसके लिए इस्तेमाल करना है जी, फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करना है, फ्री स्पेस के लिए। तो आइए आज हम स्टडी करते हैं फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। आज हम पहली इक्वेशन को स्टडी करते हैं जिसका नेम है फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। तो अच्छे से स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशंस को मालूम करने के लिए हमने कहा कि जहां पर हम गाउस लॉ लगाएं, हम फैराडेज लॉ या एम्पेयर लॉ, सब के लिए क्लोज सरफेस का होना जरूरी है। तो यहां पर भी हम क्या स्टडी करेंगे, क्लोज सरफेस लेंगे, और उसमें अगर हम गाउस लॉ लगाएंगे तो तब भी क्या मालूम करेंगे जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है जी, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमारे पास फ्री स्पेस कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना कि यहां पर कोई मीडियम इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरा हम जानते हैं, हमने कहा वी नो दैट कि गाउस लॉ में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ उसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ सकते हैं और इंटीग्रल फॉर्म भी पढ़ सकते हैं। अगर हम यहां पर बात करें कि इंटीग्रल फॉर्म क्या होगी, इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस लॉ की जो इंटीग्रल फॉर्म है ये होती है जी हमारे पास E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करें, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो दोनों को क्या कर लें, कंपेयर, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2 इक्वेशंस। पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या कर लें, कंपेयर कर लें। तो क्या बनेगा जी, ये बन जाएगा हमारे पास E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये बनेगा हमारे पास E डॉट डी ए इंटेग्रल इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन कहलाती है फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन, लेकिन किस फॉर्म में, इंटेग्रल की फॉर्म में। इट इज कॉल्ड फर्स्ट इंटेग्रल, फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इंटेग्रल मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन। यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट
टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन तो है, लेकिन किस फॉर्म के अंदर है? ये हमारे पास इंटेग्रल फॉर्म में है। तो फिर दूसरी बात, हमने इंटेग्रल को भी स्टडी करना है और किसको? डिफरेंशियल को भी। अब हम मालूम करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म याद रखें, इनके फार्मूलाज को याद रखना है, ये कई बार आपके क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे, इनको हमेशा माइंड में रखना है। डिफरेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट्स हम दोबारा इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। देखें, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। बाय यूजिंग इक्वेशन 3 हम थर्ड इक्वेशन का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन को दोबारा इस्तेमाल करें, क्या बनेगा? E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं यहां पर नेम देता हूं इक्वेशन नंबर 4 का। याद रखें, हमने टेंटेटिव इक्वेशंस इस्तेमाल मालूम करनी है किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। और आप जानते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम भी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्लोज सरफेस के लिए। द डाइवर्जेंस थ्योरम इज गिवन बाय डाइवर्जेंस थ्योरम इज गिवन बाय, जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या होता है जी? डाइवर्जेंस थ्योरम होता है हमारे पास E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डाइवर्जेंस डॉट ई, साथ आ जाता है डीवी। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। राइट हो कोई बात? अब देखें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें? कंपेयर कर लें, यूं भी कह सकते हैं, या अब इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें। पुट इन 5, पुट इन 4 इक्वेशन में 5 की वैल्यू पुट कर दें, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा जी इंटेग्रल, साथ आ जाएगा जी डाइवर्जेंस डॉट ई इंटू डीवी इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या दें? इक्वेशन नंबर 6। अब लेफ्ट साइड पर इंटेग्रल है, राइट साइड पर इंटेग्रल नहीं है, तो हम जानते हैं कि यहां पर हम कोई भी क्लोज सरफेस इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर अगर चार्ज होगा सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा। तो इससे पहले हम एक स्टडी करते हैं जी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, ये होती है चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। राइट हो गई बात? यहां से अगर आप इसको इधर ले आए तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी dV इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? dQ, क्योंकि हमें यहां पर फाइंड करनी है जी Q की वैल्यू और ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में। तो इस इक्वेशन को क्या कर दे? इंटीग्रेट। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा रो, इस रो को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? चार्ज। अब चार्ज की वैल्यू को पुट कर दे इक्वेशन नंबर 6 में। पुट इन 6, पुट इन, हाँ स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे कि ये हमारे पास क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये आ गया हमारे पास चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी? यहां पर हमारे पास आ गई जी चार्ज की वैल्यू। अब चार्ज की वैल्यू को यहां पर पुट कर दी इक्वेशन नंबर 6 में, तो ये क्या बनता है? पुट इन 6, इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दे तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल डाइवर्जेंस डॉट ई डीवी इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को इस तरह राइट कर ले और चार्ज की जगह पर ये पुट कर दे इंटीग्रल रो डीवी। अब हम इसको मजीद क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं और हमें इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। कौन सा? यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट मैक्सवेल टेंटेटिव
इक्वेशन। ये देखें, ये वाली वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इधर इधर भी क्या है वॉल्यूम, इधर भी क्या है हमारे पास इंटीग्रल है वॉल्यूम के लिहाज से, राइट है कोई बात। ये वैल्यू पॉजिटिव इधर क्या हो जाएगी नेगेटिव, हम इसको यूं राइट कर सकते हैं इंटीग्रल डाइवर्जेंस डॉट ई डीवी माइनस ये बन जाएगा 1 / एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो डीवी, राइट हो कोई बात, इज इक्वल्स टू 0। देखें इनमें भी क्या है डीवी है और इनमें भी क्या है डीवी, यहां पर भी क्या इंटीग्रेशन, यहां पर भी क्या है इंटीग्रेशन, तो कॉमन ले लें, ये बन जाएगा डाइवर्जेंस डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, साथ आ जाएगा dv इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये वैल्यू यहां पर क्या हो रही है, ये डेरिवेटिव और ये क्या है इंटीग्रेशन खत्म हो गए, जस्ट बच गया हमारे पास डाइवर्जेंस डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया डाइवर्जेंस डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला है द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों याद रखनी है, ये आपके एमएससी के सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही इस्तेमाल होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सब्जेक्ट में। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं जी सेकंड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। सेकंड, अब पहले के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस्तेमाल किया क्लोज सरफेस के लिए और हमने इंटीग्रल फॉर्म भी मालूम की टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशंस की और डिफरेंशियल फॉर्म भी, और इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। पहले के अंदर हमने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, अब दूसरी इक्वेशन में हम इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। पहली इक्वेशन में भी हमने क्लोज सरफेस इस्तेमाल की, दूसरी इक्वेशन में भी क्या मालूम करेंगे हम क्लोज सरफेस का इस्तेमाल करेंगे। पहली में भी हमने गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म इस्तेमाल की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से, यहां पर हम दूसरी इक्वेशन में गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक के लिहाज से। तो वजह से सेकंड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन इसको अंडरस्टैंड करने से पहले क्या हमें समझना चाहिए, इसमें भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी क्लोज्ड सरफेस। ये इसको राइट कर लें, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके लिहाज से, गॉसेस लॉ के लिहाज से, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। यहां पर जस्ट नेट भी लिख लें इसके साथ, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस का गॉसेस लॉ के लिहाज से वो क्या होता है 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि यहां पर मोनोपोल्स नहीं होते, किसमें, क्लोज सरफेस में मोनोपोल्स इज नॉट प्रेजेंट, यहां पर मोनोपोल्स नहीं होते, जिसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है 0। तो हम किस तरह राइट करेंगे इस कंडीशन को, मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ
ड्यू टू नॉट हैविंग मोनोपोल इज इक्वल टू 0। इससे क्या दें इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटीग्रल फॉर्म क्या बनेगी? पहले लिखते थे E डॉट डी ए, अब लिखेंगे इंटीग्रल B डॉट डी ए इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे क्या लिखो भैया नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस का क्या कर लें आप, कंपैरिजन कर लें, तो क्या बनेगा? कंपेयर 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करो तो क्या बन जाएगा? इससे ये बात क्लियर हो गई, B डॉट डी ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म कहलाई? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सेकंड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। ये भी याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है और आपके एमएससी की क्लासेस में इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सब्जेक्ट में ये वाली मैक्सवेल इक्वेशन मैनी टाइम्स यहां पर यूज होती हैं। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म कहलाई? इंटीग्रल, इट इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ सेकंड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, हमें इंटीग्रल फॉर्म भी चाहिए और क्या चाहिए? डिफरेंशियल फॉर्म भी। अब हम मालूम करते हैं जी डिफरेंशियल फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास। डिफरेंशियल फॉर्म अब हमने मालूम करनी है कि हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म क्या बनेगी। जिस तरह के इसी इक्वेशन को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। इसको कह देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन का दोबारा इस्तेमाल करें। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए, क्या है ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास? B डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। इसे क्या लिखो? ये नंबर 4। यहां पर भी हमने क्लोज सरफेस इस्तेमाल की, पहले भी हमने क्या इस्तेमाल की? फर्स्ट टेंटेटिव में भी क्लोज सरफेस, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया, यहां पर मैग्नेटिक। दोनों पर लॉ कौन सा ओबे हो रहा है जी? गाउस लॉ। क्या ओबे हो रहा है? गाउस लॉ। तो यहां पर भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डाइवर्जेंस थ्योरम। बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। आप जानते हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है? लास्ट टाइम भी हमने नोट किया कि डाइवर्जेंस डॉट ई। अब यहां पर ई की जगह पर क्या लगा देंगे? जस्ट बी लगा देंगे। तो ये क्या बनेगा? डाइवर्जेंस डॉट बी dv is equals to b डॉट डी ए। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए यहां पर भी क्या है हमारे पास? b डॉट डी ए है, यानी कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी क्या है? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इन दोनों को क्या कर ले जी? कंपेयर कर ले। कंपेयर 4 and 5 इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये बन जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस डॉट बी
dv इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, डाइवर्जेंस डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है किस इक्वेशन की, सेकंड टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन। किसको इस्तेमाल करते हुए, गाजेस लॉ को। एक बात याद रखिए, कोई आपसे पूछ लेता है कि मैक्सवेल टेंटेटिव फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हम कौन सा लॉ लगाते हैं, गाजेस लॉ। पहली में कौन सा लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिहाज से गाजेस लॉ। दूसरी इक्वेशन में क्या लगाते हैं, गाजेस लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स में। और दोनों के लिए डाइवर्जेंस का होना भी जरूरी है। तो लास्ट आई थिंक आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। और आखिर में मैं ये कहना बहुत जरूरी समझता हूं कि आप YouTube चैनल फिजिक्स ही फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।